चलिए अब आप लोग बैठ जाए। आप कहीं जा रहे हैं यार? अब मेरे ख्याल से स्टार्ट ना कर दें क्लास, तो फिर इस तरह डिस्टर्बेंस होगी ना। अब मेरे ख्याल से आप बाकी या तो फिर बाहर बच्चों को आप रोक लें जिनको आपने रोकना है, जिनको एंट्री देनी है फिर आप दे दें, मतलब अभी अब बैठने दें। उसके बाद ये मेरे ख्याल से कल तक आपको दिखा देंगे या क्लास के बाद दिखा देंगे, क्योंकि फिर अभी 9:15 हो गए, फिर क्लास का टाइम शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको अभी बंद ही रखें, अभी मैंने नहीं स्टार्ट किया। अच्छा जी, आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है कैफ 2 का। आज आप लोगों का टेस्ट भी है, ठीक है। क्लास के बाद किसी भी टाइम अटेम्प्ट करिएगा उसको। आज का जो टेस्ट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। रीज़न बिहाइंड, मैंने जितने अभी तक हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स से आपके, उससे रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन बनाया है, ठीक है। और अगर आपके वो क्वेश्चंस क्लियर है ना, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो आप उसे अटैम्प्ट कर पाएंगे और बड़े मज़े का क्वेश्चन है। और अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो आपको वो बता देगा कि किस एरिया में आपके कॉन्सेप्ट्स वीक हैं, ठीक है। आज हम आगे से स्टार्ट करते हैं जी। न्यूमेरिकल नहीं है, सॉर्ट ऑफ उसमें न्यूमेरिकल भी है, ठीक है। आप उसके अंदर जो है अपने बेशक टैक्स रेट्स यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। मैं बता दूंगा उसको जो भी होगा, सिर्फ वो जो टैक्स रेट्स वाला पेज है ना वो यूज़ कर लीजिएगा आप, ठीक है। उसके अलावा आपने जो है वो कोई भी पेज यूज़ नहीं करना। हाँ, मतलब वो जो टैक्स रेट्स, इस पे सारे टैक्स रेट्स आ रहे हैं ना, वो आप पेज ले जाइएगा साथ अपने, ठीक है, वो बता दीजिएगा। अच्छा, इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ आज हमने आगे से पढ़ना है। तो इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ की बात करें तो बेसिकली आपको हायरार्की बता रहा है कि इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ की क्या है। सबसे पहले जो है वो कह रहा है FBR यानी बोर्ड सबसे ऊपर होता है। उसके नीचे आपका होता है चीफ CIRS, चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू। अच्छा, हर इलाके, अब FBR जो है वो ओवरऑल आपकी फेडरल बॉडी है पूरे पाकिस्तान की, ठीक है। और उसका मेन जो ऑफिस है वो आपका इधर ही जहाँ पे रेड जोन है आपका यहाँ पे है, ठीक है। अच्छा, जो हर एरिया होता है, जैसे आप समझे हर एरिया का ना एक टैक्स ऑफिस होता है, ठीक है। जैसे रावलपिंडी का एक टैक्स ऑफिस है, आपने देखा होगा कचहरी के पास। इस्लामाबाद का एक टैक्स ऑफिस है, आपने देखा होगा शायद आई कैप वाली लाइन में आता है, ठीक है। आई कैप वाली लाइन में सीधा आए ना तो इस साइड पे आपको वो वाला ऑफिस नज़र आएगा। आई कैप उस साइड पे है, ये इस साइड पे G9 के बिल्कुल शुरू में है। उसके अलावा फैसलाबाद का एक होगा, एक लाहौर का होगा, एक कराची का होगा। हर एक इलाके का एक टैक्स ऑफिस होता है। उस टैक्स ऑफिस का जो हेड होता है वो होता है चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, ठीक है। उसके नीचे काफ़ी सारे कमिश्नर्स होते हैं। CIR है, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, ठीक है। जहाँ पे भी CIR का वर्ड यूज़ हो रहा होगा ना, आपने समझ जाना ये है कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू। उससे पहले देखिए C लग गया तो चीफ कमिश्नर, उसके बाद कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, फिर कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील्स, ये अपीलें सुनता है, लोगों के केस सुनता है, टैक्स के मैटर सुनता है। ये समझिए टैक्स की पहली अदालत है। जो चैप्टर नंबर 16 हम पढ़ेंगे ना अपील्स का, उसमें पहली अदालत है अपील्स, चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील्स। अच्छा, ये जो है ना, ये जो इसका जो ग्रेड होता है ना वो कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू का इक्विवेलेंट होता है, लेकिन ये रिपोर्टेबल इनको नहीं होता, इसलिए कि उसकी फिर इंडिपेंडेंस इंपेयर हो जाएगी। ये बेसिकली समझ लें एक जज होता है आपका जो केस टैक्स का सुन रहा होता है, इसलिए ये रिपोर्टेबल नहीं होता इन लोगों को। ये डायरेक्ट FBR को रिपोर्टेबल होता है, ठीक है। उसके बाद है जी OIR, ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू। ऑफिसर की लिस्ट में ना काफ़ी सारे बंदे हैं, जैसे आपका ADCIR। CIR से तो हमें पता है क्या बनता है, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू। AD से बनता है एडिशनल कमिश्नर। DCIR, डिप्टी कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू। फिर उससे नीचे असिस्टेंट कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, उससे नीचे इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर, उससे नीचे इनलैंड रेवेन्यू ऑडिट ऑफिसर, फिर डिस्ट्रिक्ट टैक्सेशन ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑडिट और एनी अदर ऑफिसर डेजिग्नेटेड अपॉइंटेड बाय द बोर्ड। तो ये ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू की कैटेगरी में से अगर आपसे पूछे ना इनकम टैक्स के ऑफिसर्स इनलैंड रेवेन्यू कौन है, तो वो ये सारे हैं, एडिशनल कमिश्नर से लेके नीचे तक, ठीक है। वो हायर रैंक है वो कमिश्नर। और इनसे लोअर रैंक कौन से हैं, स्पेशल ऑडिट। ये स्पेशल ऑडिट पैनल एक पैनल है, ये कोई रैंक नहीं है। ये जो ऑडिट करते हैं ना,
टैक्स का ऑडिट भी होते हैं, हम पढ़ेंगे चैप्टर 15 में जाके। तो जो टैक्स ऑडिट्स होते हैं वो एक स्पेशल ऑडिट पैनल के थ्रू भी किए जाते हैं, तो ये उसमें बताएंगे। इस पैनल में काफ़ी सारे बंदे होते हैं। सुपरिटेंडेंट इनलैंड रेवेन्यू, ये नीचे का रैंक है, इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू और ऑडिटर इनलैंड रेवेन्यू, ये आखिर में, ये आपकी पूरी हायरार्की है, ठीक है, इनकम टैक्स की। अच्छा जी, उसके बाद जो है कॉमन रूल्स। कॉमन रूल्स जो है ना आपके पहले लिस्ट डाउन किए गए हैं। सबसे पहले अभी जो आप पूछे थे अपॉर्शनमेंट ऑफ डिडक्शंस वाला 67, आगे रेफर भी हुआ है सेक्शन 67। उसके बाद फेयर मार्केट वैल्यू का कॉन्सेप्ट है सेक्शन 68। रिसीट ऑफ इनकम कब समझी जाएगी 69। फिर रिकॉप्ड एक्सपेंडिचर 70। फिर करेंसी कन्वर्जन 71। सेसेशन ऑफ सोर्स ऑफ इनकम और रूल्स टू प्रिवेंट डबल डेरिवेशन और डबल डिडक्शन। ये है क्या जी? ये हमने 1 बाय 1 पढ़ने हैं सारे। इससे आगे देखें, सबसे पहला टॉपिक है अपॉर्शनमेंट ऑफ डिडक्शन का। ये सारे टॉपिक्स हमने अभी पढ़ने हैं, लेकिन इनका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम ले लेते हैं कि ये है क्या। सबसे पहले वो कह रहे हैं जी अपॉर्शनमेंट ऑफ डिडक्शंस। अपॉर्शनमेंट ऑफ डिडक्शंस। अच्छा ये बताएं, आप अगर आपको कोई 2 काम असाइन किए जाएं, ठीक है, 2 अलग अलग प्रोजेक्ट्स हों आपके, ठीक है, या समझिए आपके 2 अलग अलग बिजनेस हैं, ठीक है, तो आपका एक बिजनेस है यहाँ पे इस्लामाबाद में और एक आपका बिजनेस है लेट सपोज पिंडी में। आप अपने घर से निकलते हैं और आप ट्रैवल करते हैं, पहले इस्लामाबाद वाले इधर बिजनेस के लिए आते हैं, विजिट करते हैं, फिर आप पिंडी वाले के लिए जाते हैं, ठीक है। तो आपसे अगर कोई पूछे कि इस्लामाबाद वाले के लिए मैं कितना खर्चा एलोकेट करूं और पिंडी वाले के लिए कितना खर्चा एलोकेट करूं, तो आप कैसे करेंगे? जो घर से पिंडी तक का नहीं, आप आए पहले, आप डायरेक्ट इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद से डायरेक्ट पिंडी चले गए, फिर घर गए, आप कैसे एलोकेट करेंगे? आपका टोटल खर्चा लेट सपोज हुआ पूरे ट्रैवल में, घर से निकले, घर से इस्लामाबाद, फिर पिंडी, फिर घर, पूरा खर्चा हुआ आपका लेट सपोज 500 रुपये का, ठीक है, और आप अपनी कन्वेंस पे थे, तो अब आप कैसे, आपने पेट्रोल डलवाया बेसिकली, अब कैसे अपोर्शन करेंगे? 500 का पेट्रोल डलवाया और पूरा ये आपने राउंड लगाया, अब आप उसे कैसे अपोर्शन करेंगे? करना होगा अपोर्शन। नहीं, आपसे अगर कोई पूछे, आपके 2 प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग तो करनी है ना आपने। मिसाल के तौर पे आपने एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, दूसरे पे भी काम कर रहे हैं, तो आपसे कोई पूछे कि आपका उसके ऊपर कितने एक्सपेंसेस आए, इसके ऊपर कितने आए, आप अकाउंटेंट हैं, तो आप कैसे बताएंगे? अब ये एक तो 500 रुपये आप कैसे एलोकेट करेंगे? एलोकेट तो करेंगे ना पहले, ये सवाल है, करेंगे कि नहीं करेंगे? वो फिर ऑन द बेसिस ऑफ किलोमीटर होगा। ऑन द बेसिस ऑफ किलोमीटर हो जाएगा, लेकिन अपोर्शन करना चाहिए, पहला सवाल ये है, करना चाहिए, क्योंकि जाहिर बात है आपने जब उसकी पूरी कॉस्टिंग बनानी है तो आप उसमें अपना ये एक्सपेंस डालेंगे, और उसकी जब कॉस्टिंग बनानी है तो उधर भी एक एक्सपेंस डालेंगे, तो आपने ये तो समझ आ गई कि अपॉर्शनमेंट करनी है, ठीक है। इन्होंने कहा किलोमीटर्स की बेस पे कर दें, हाँ ये रीज़नेबल लग रहा है कि किलोमीटर्स की बेस पे कर दें, ठीक है। अच्छा, अब ये तो चले ट्रैवल था, ये तो हमें समझ आ गया किलोमीटर्स की बेस पे। अब लॉ ये कहता है कि भाई अगर कोई बंदा जो है एक से ज़्यादा इनकम के लिए कोई एक्सपेंस करता है, ठीक है, तो उसको अपॉर्शन करे, करना भी चाहिए ना। अब फॉर एग्जांपल आपका एक एम्प्लॉई है, ठीक है, और आपकी 2 इनकम्स आ रही हैं, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी है, इनकम फ्रॉम बिजनेस भी है। अब इनकम फ्रॉम बिजनेस निकालने के लिए, अब एक एम्प्लॉई है, वो आपसे हर महीने 1 लाख रुपए की तनख्वाह लेता है, साल की ले रहा है 12 लाख रुपए, लेकिन वो आपका बिजनेस को भी लुक आफ्टर कर रहा है, आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से भी जो इनकम आ रही है, प्रॉपर्टी की मैनेजमेंट, हाँ जी इसमें कोई ख़राबी तो नहीं है, कोई रिपेयर मेंटेनेंस, उधर भी काम कर रहा है। तो अब जाहिर बात है आप अगर सारे 12 लाख बिजनेस को चार्ज कर देंगे, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को कुछ नहीं चार्ज करेंगे, तो ये भी गलत है। और अगर सारा एक्सपेंस इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को चार्ज कर देंगे और इनकम फ्रॉम बिजनेस को कुछ भी चार्ज नहीं करेंगे, तो ये भी गलत है। तो इसका मतलब है हमें कोई रीज़नेबल बेसिस चाहिए, अगर कोई कॉमन एक्सपेंस है आपका तो आपने इनकम्स में अपोर्शन करना है उसको। कॉन्सेप्ट समझ आ गया? तो यही बेसिकली अपॉर्शनमेंट ऑफ डिडक्शन का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद ना वो फेयर मार्केट वैल्यू का कॉन्सेप्ट कहता है, फेयर मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू। अच्छा ये कॉन्सेप्ट है क्यों जी फेयर मार्केट वैल्यू का? ये भी हमने सारे पढ़ने हैं, पहले अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि है क्या। फेयर मार्केट वैल्यू का कॉन्सेप्ट ये है कि बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि उनकी ट्रांजैक्शन जो है वो आर्म लेंथ पे नहीं हो रही होती, तो लॉ कहता है इसको आर्म लेंथ पे लेके। फॉर एग्जांपल आप ये समझिए, ये आप इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा वो अपने घर किराए पे देंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल उस बिल्डिंग का किराया है 1 लाख रुपया, ठीक है, और वो
एग्रीमेंट करेंगे 40,000 रुपये। क्यों? इस वजह से कि जब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हम पूरी कंप्यूट करें तो वो इनकम कम आए और उस पर हमें टैक्स कम देना पड़े। बात समझ आई कि नहीं आई? कौन सा है? लॉस कैसे होगा? वो दे असल में इस तरह नहीं रहा होता। लाख रुपए का उसने दिया, वो 40,000 रुपये बैंक के थ्रू ले रहा है, 60,000 रुपये कैश में ले रहा है। डिक्लेयर गवर्नमेंट को सिर्फ 40,000 रुपये कर रहा है। इसीलिए गवर्नमेंट कहेगी कि फेयर मार्केट वैल्यू। हाँ बिल्कुल, बात समझ आई? ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया? लोग इस तरह कर रहे होते हैं ना, अपनी चीज़ों की वैल्यू कम लिखवाते हैं ताकि हमें टैक्स कम देना पड़े। तो लॉ ऐसी जगहों पे क्या कहता है, आपने एक्चुअल और फेयर मार्केट वैल्यू का कॉन्सेप्ट लेना है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें फॉर एग्जांपल आपका जो है वो समझें कि आप बेसिकली उसमें मॉनेटरी वैल्यू को इन्वॉल्व नहीं होती। फॉर एग्जांपल मैं अगर कहीं जॉब कर रहा हूँ, मुझे अगर मेरी कंपनी एज अ बेनिफिट कोई गाड़ी दे देती है, तो मैं कहूँ अब मैं गाड़ी को इनकम टैक्स रिटर्न में क्या लिखूँ? अगर देखा जाए तो गाड़ी अगर मुझे कंपनी ने दी, 15 लाख रुपए की गाड़ी दे दी, तो लेट सपोज, तो मेरे लिए तो बेनिफिट है, फ़ायदा तो है ना उसकी को। अब मैं उसको क्या लिखूं? मैं कहूँ मुझे तो पैसे मिले नहीं, तो इसका मतलब है कि ये तो मेरा बेनिफिट ही नहीं है, ये तो मेरी सैलरी ही नहीं है। लेकिन लॉ कहता है कि अब मुझे भी बाज़ाहिर यही लग रहा है कि अगर 15 लाख रुपए दे देते वो उसके इक्विवेलेंट ही थे अगर, तो लॉ कहता है हाँ आपको सैलरी मिली है इक्विवेलेंट टू योर फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कार। ठीक है, तो फेयर मार्केट वैल्यू का इस तरह का कॉन्सेप्ट है, ये आपको हर चैप्टर में नजर आएगा। बात समझ आई? एक दो एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं सिर्फ। बहुत सारी चीज़ों में उसको वैल्यू को डिटरमिन करने के लिए, क्योंकि अक्सर कुछ ऐसा होता है नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स होते हैं, उनको कन्वर्ट करने के लिए फेयर मार्केट वैल्यू का कॉन्सेप्ट यूज होता है। उसके अलावा कुछ जगह ऐसे होते हैं जहाँ पे टैक्स इवेजन का जो है वो रिस्क होता है, वहाँ पे लॉ कहता है हायर ऑफ एक्चुअल और फेयर मार्केट, जैसे मैंने आपको इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की एग्जांपल दी। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे भी, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। उसके बाद वो कहते हैं रिसीट ऑफ इनकम। ये कॉन्सेप्ट क्यों है जी रिसीट ऑफ इनकम का? रिसीट ऑफ इनकम में वो ये कहता है कि कब ये समझा जाएगा कि एक बंदे को इनकम रिसीव हो गई है। ठीक है, क्यों? अब देखें ना, हो सकता है अगर मैं इनकम एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, तो फिर तो जब मैंने वो चीज़ समझ ले कि मैं एंटाइटल हो गया उस इनकम के लिए, तो तब मैं रिकॉर्ड कर लूँगा। लेकिन अगर मेरी कैश बेसिस होगी तो फिर जब मुझे रिसीव हुई वो वाली, और किन बेसिस पे ये समझा जाएगा कि मुझे एक्चुअली रिसीव हो गई है? उसकी क्या वजह? मैंने उस टैक्स पीरियड के अंदर रिकॉर्ड करना है ना। मेरा तो कट ऑफ है 30 जून, 1 जुलाई से शुरू होगा, 30 जून पे ख़त्म हो जाएगा। हो सकता है मेरी ट्रांजैक्शन कोई ऐसी हो, मुझे समझ ना आ रही हो कि मैंने इस 30 जून में लिखनी है या 30 जून के अंदर वाले पीरियड में लिखनी है या अगले 1 जुलाई से ऑनवर्ड्स लिखनी है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट देता है कि कब आप ये समझेंगे कि आपको इनकम रिसीव हो गई है। ठीक है, अभी हम ये पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। रिकोप्ड एक्सपेंडिचर, अगला कॉन्सेप्ट। रिकोप्ड एक्सपेंडिचर ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जो आपने इनकार किया, क्लेम भी कर लिया, ठीक है, उसके बाद आपको वापस मिल गया। जैसे कोई है जिनमें बैड डेट्स रिकवर्ड होते हैं ना, बैड डेट्स आप क्लेम करते हैं, उसके बाद बैड डेट्स रिकवर्ड कहते हैं कि जी री को वापस हो गया, तो उसे इनकम ट्रीट करते हैं। तो ये भी यही कॉन्सेप्ट है, कहते हैं अगर कोई ऐसा एक्सपेंडिचर जो आपने रिकॉर्ड किया है, जो इनकार किया है, बाद में आपको मिल गया, आप उसे इनकम ट्रीट कर लें। अभी हम पढ़ेंगे, वैसे मैं ओवरऑल आपको। उसके बाद है जी करेंसी कन्वर्जन। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं आप किसी भी करेंसी में अगर डील कर रहे हैं, उस करेंसी को आपने कन्वर्ट करना है इन PKR। अब जाहिर बात है जब हम अपनी टैक्सेबल इनकम बना रहे होंगे, यार एक मिनट इधर सुने, एक मिनट आहिस्ता बोलें, क्लास हो रही। अच्छा, इसमें करेंसी कन्वर्जन जो है उसके अंदर वो ये बात कर रहा है कि अगर आपकी कोई ऐसा भी होता है ना, आप जैसे बिजनेस कर रहे हैं तो आपकी फॉरेन ट्रांजैक्शंस भी होंगी, ठीक है। उसके अलावा अगर आप ये देखें कि आप बिजनेस नहीं कर रहे, जैसे उस दिन हमने एग्जांपल ली कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, ठीक है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में क्या हुआ था, हमने कहा मेरे बाहर से रेंटल आ रहा है, मेरा यूके में लेट सपोज जो है, या समझे यूएसए में मेरा अपार्टमेंट है, वहाँ पे डॉलर्स में मुझे रेंट आ रहा है। तो अब मैं अपनी टैक्सेबल इनकम में डॉलर्स तो नहीं लिखूंगा ना, मैं जारी बात है उसको कन्वर्ट करूँगा PKR के अंदर।
तो यहाँ पे बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है कि आपने अपनी जितनी भी इनकम्स हैं, जितने एक्सपेंसेस हैं, जो चीज़ें भी आप अपनी इनकम के अंदर ले रहे हैं वो आपने PKR में कन्वर्ट करनी है। ठीक हो गया। उसके बाद है जी सेसेशन ऑफ सोर्स ऑफ इनकम। इसका क्या मतलब है सेसेशन ऑफ सोर्स ऑफ इनकम? ठीक है, इसका ये मतलब है कि अगर आपकी कोई सोर्स ऑफ इनकम ख़त्म हो गई और लेटर ऑन ख़त्म होने के बाद आपको उस सोर्स से रिलेटेड कोई इनकम आई, तो आपने ये नहीं समझना कि आपका वो सोर्स जो है वो ख़त्म हो गया, अब तो मैंने इसे टैक्स ही नहीं करना। आपने वैसे ही टैक्स करना है जैसे आपका वो सोर्स ख़त्म नहीं हुआ। ठीक है, कैसे होगा? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक जगह जॉब करता था, ठीक है, वहाँ पे ये हुआ 30 जून तक मैंने जॉब की, 30 जून पे मैंने जॉब छोड़ दी। ठीक है, उसके बाद मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट कर दिया। अक्टूबर का महीना आया, उन्होंने कहा जी हमने अपने प्रॉफिट्स क्लोज़ किए हैं अपना, तो मेरी जो कंपनी थी जहाँ मैं जॉब करता था, उन्होंने कहा आपको हम बोनस दे रहे हैं, जब पिछले साल आपने काम किया था ना उससे रिलेटेड आपको बोनस दे रहे हैं। अब मैं बोनस तो अगर देखा जाए, अगर मैं अभी भी आज भी उस कंपनी के साथ होता तो मेरी सैलरी कंसिडर होता, क्योंकि मुझे एम्प्लॉयमेंट के अंडर मिला तो मेरी सैलरी है। लेकिन मैं ये सोचूं कि नहीं अब तो मेरी जॉब ख़त्म हो गई है, मेरी एम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो गई है, अब तो ये सैलरी नहीं होगा, तो लॉ कहता है नहीं, आपने इसको ऐसे ही कंसीडर करना है जैसे आपका सोर्स ऑफ इनकम ख़त्म नहीं हुआ। ठीक है, इसमें ये कॉन्सेप्ट। आगे जी रूल्स टू प्रिवेंट डबल डेरिवेशन, रूल्स टू प्रिवेंट डबल डेरिवेशन एंड डबल डिडक्शन। अच्छा, ये कौन से रूल्स हैं जी? ये कह रहे हैं अगर कोई इनकम आप रिसीवेबल बेसिस पे रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, तो फिर रिसीट बेसिस पे ना करें। अगर रिसीट पे कर रहे हैं तो रिसीवेबल पे ना करें, यानी कैश यूज़ करें या एक्रूअल यूज़ करें। एक्रूअल कर रहे हैं तो कैश ना करें। इसी तरह कह रहे हैं कोई एक्सपेंसेस अगर आप पेएबल बेसिस पे रिकॉर्ड कर रहे हैं यानी एक्रूअल पे, फिर पेड पे दोबारा नहीं करना आपने। पेड पे कर रहे हैं तो पेएबल पे नहीं करना, यानी वो कह रहे हैं एक आपने या एक्रूअल फॉलो करें ओवरऑल या कैश फॉलो करें। ठीक है, अब 1 बाय 1 पढ़ते हैं जी इनको। अपॉर्शनमेंट ऑफ डिडक्शन, सबसे पहला कॉन्सेप्ट। अपॉर्शनमेंट ऑफ डिडक्शन में वो क्या कह रहा है जी? वो कह रहा है कि वेयर एक्सपेंडिचर डिडक्शन और अलाउंसेस रिलेट्स टू मोर देन वन हेड। ठीक है, मोर देन वन हेड की क्या एग्जांपल है कि अगर आप जो है बिजनेस से भी, आपका एक एक्सपेंस का ताल्लुक बिजनेस से भी है और साथ में इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से भी है फॉर एग्जांपल। ठीक है, या हो सकता है इनकम से भी हो और बिजनेस से भी हो, प्रॉपर्टी से भी हो, अदर सोर्सेज से भी हो, 3 से भी हो सकता है। ठीक है, तो वो कह रहा है या तो मोर देन वन हेड से उसका ताल्लुक है, नंबर 1। नंबर 2 कह रहा है टैक्सेबल इनकम एंड सेपरेट चार्ज FTR, उसका ताल्लुक NTR वाली इनकम से, नॉर्मल टैक्स रिजीम वाली से, और साथ में फाइनल टैक्स या सेपरेट ब्लॉक से भी उसका ताल्लुक है, तब भी अपोर्शन करेंगे। हाँ, हमने ये ज़रूर पढ़ा है कि फाइनल टैक्स वाली से एक्सपेंसेस माइनस नहीं करते, लेकिन हाँ, लेकिन उसको एलोकेट तो करें ना, माइनस बेशक ना करें। जाहिर बात है अगर आप उसको एलोकेट नहीं करेंगे तो NTR वाले को ज़्यादा एक्सपेंस चार्ज कर देंगे। फॉर एग्जांपल एक इनकम है वो NTR वाली है और एक जो है वो FTR वाली है, उससे रिलेटेड 100 रुपये का एक्सपेंस है। NTR वाली इनकम है 1000 रुपया और ये वाली इनकम है 500 रुपया। ठीक है, तो आपने अपोर्शन किया, अपोर्शन करने के बाद इसमें 70 अपोर्शन हुआ और इसमें 50 अपोर्शन हुआ, सॉरी 30 अपोर्शन हुआ। अगर आप कहते हैं कि नहीं इससे तो एक्सपेंसेस माइनस ही नहीं करने, तो अपोर्शन क्यों करें? तो फिर जारी बात है इसको 100 अपोर्शन हो जाएंगे ना, जो कि गलत अपोर्शनमेंट है। इससे तो वो एक्सपेंस, इसका ताल्लुक तो 70 रुपये के साथ था। हाँ, आपको मिल नहीं रहा, नहीं मिल रहा, वो अलग बात है। जैसे अगले पॉइंट में भी क्या कह रहे हैं, अगर उसका ताल्लुक टैक्सेबल इनकम्स और सम अदर पर्पस से क्या, पर्सनल भी हो सकता है, एग्जाम्ड भी हो सकता है। जैसे अभी मैं हमने ट्रैवलिंग की एग्जांपल दी, हो सकता है आप इस्लामाबाद अपने किसी जाती काम से आए हों और पिंडी आप ऑफिस बिजनेस के काम से जा रहे हो और आप सारा का सारा एक्सपेंस उठा के आप कहें कि वो नहीं मेरे बिजनेस को चार्ज कर दो, तो वो भी गलत है। ठीक है, या आपकी कोई एग्जाम्प्ट इनकम से उसका ताल्लुक हो और साथ बिजनेस इनकम से भी ताल्लुक हो, तो
तो फिर भी एग्जाम्प्ट का एग्जाम्प्ट को चार्ज करेंगे और बिजनेस का बिजनेस को चार्ज करेंगे। हाँ, एग्जाम्प्ट से माइनस नहीं होता, लेकिन बिजनेस की इनकम से वो एक्सपेंस तो रिड्यूस होगा ना, जितना उसको चार्ज होना चाहिए उतना चार्ज होगा, फुल तो नहीं चार्ज कर सकते। ये क्लियर है कॉन्सेप्ट? टैक्स लायबिलिटी में फर्क नहीं पड़ेगा, बस अपॉर्शनमेंट। क्या चीज़? टैक्स लायबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टैक्स लायबिलिटी पे फर्क पड़ेगा ना, जब ये एक्सपेंस रिड्यूस होगा आपका तो उसके बाद इनकम भी आपकी रिड्यूस हो जाएगी ना, ये वाली बढ़ जाएगी इनकम, फिर टैक्स भी आपका बढ़ जाएगा। ठीक है? सर यहाँ पे हम लेस नहीं करेंगे, मतलब लेस तो करते नहीं है ना, या हम लेस नहीं कर रहे, सिर्फ अपोर्शन करेंगे कि हाँ भाई इस इनकम से इतना एक्सपेंस इससे ताल्लुक है और इतने एक्सपेंस का ताल्लुक इससे है। हाँ, फिर इनके अपने रूल्स लगाएंगे। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? तो यहाँ पे एक्सपेंस होता ही नहीं है। मैं आपको वही बता रहा हूँ ना। देखें, मिसाल के तौर पे एक सवाल है, अच्छा ये सारा इस पे जो है ना वो ज़रा देखिएगा। अब मैं बिजनेस था मेरा और एक मेरा था पर्सनल पर्पस, लेट सपोज। अब पर्सनल पर्पस तो कहीं पे भी नहीं होता, हम अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। अब पर्सनल पर्पस था मेरा, वही ट्रैवलिंग वाली एग्जांपल लेते हैं। बिजनेस मेरा लेट सपोज हम कहते हैं इस्लामाबाद में था और पर्सनल पर्पस मेरा रावलपिंडी में था, ठीक है। अब मैंने पूरा ट्रैवल किया, मेरा खर्चा आया 1000 रुपये का। अब मुझे पता है कि मैं पर्सनल एक्सपेंस तो कहीं पे भी क्लेम, मेरी इनकम तो है नहीं, ये तो एक्सपेंस ही है, मैंने किसी से मिलना था, वैसे ही पर्सनल एक्सपेंस, ये तो मेरा पर्सनल एक्सपेंस है। मैं कहता हूँ मैं ऐसा करता हूँ सारा इसको 1000 रुपये चार्ज कर देता हूँ, तो क्या ये ठीक होगा? ठीक होगा? मेरा क्या 1000 रुपये का जो खर्चा आया वो सारा बिजनेस से उसका ताल्लुक था? नहीं था ना। तो हाँ, मेरा अब मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा हाँ जी मैंने जो ट्रैवल किया ना उसमें से जो 600 रुपये की ट्रैवलिंग है ना, वो 600 इसको चार्ज होने चाहिए और 400 इसको चार्ज होने चाहिए। हाँ ठीक है, अब ये मैंने कहीं से माइनस नहीं करने, मैंने क्लेम नहीं करने, वो एक अलग है, लेकिन 400 का ताल्लुक इससे था, 600 का ताल्लुक इससे था। इसी तरह आप ये कॉन्सेप्ट ये समझें कि आपकी एक इनकम थी एनटीआर की, एक थी आपकी एफटीआर की इनकम। एनटीआर की इनकम थी, आप समझें कि आपकी 1000 रुपये और एफटीआर की भी 1000 रुपये थी। आपने वही 1000 रुपये की ट्रैवलिंग की लेट सपोज, तो क्या मैं ये 1000 रुपये सारा इसको चार्ज कर दूं? आपकी लेट सपोज एनटीआर की इनकम का ताल्लुक था इस्लामाबाद से, वही ट्रैवलिंग से मैं एज्यूम कर रहा हूँ, और रावलपिंडी की इनकम एफटीआर वाली थी, ठीक है। तो क्या मैं सारा का सारा 1000 इसको चार्ज कर दूं तो सही होगा? नहीं होगा। मैंने इसके लिए कितना खर्चा किया? 600। इसके लिए जब 600 किया तो इससे 600 माइनस करना चाहिए। अच्छा, इसको मैं एलोकेट 400 करूंगा, लेकिन फिर मैं देखूंगा अच्छा ये तो एफटीआर है, तो इससे कुछ भी माइनस नहीं होगा, बस इसकी 1000 रुपये इनकम रहेगी। प्रिंसिपल वही रहेगा एफटीआर वाला, वो चेंज नहीं होगा, लेकिन हाँ खर्चा तो इससे ताल्लुक था ना। एफटीआर का कोई भी खर्चा होगा आप माइनस नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन ताल्लुक तो इससे था ना, इसको तो चार्ज नहीं करूँगा। बेसिकली इसको राइट एलोकेशन करने के लिए, अप्रोप्रिएट एलोकेशन के लिए मैंने बेसिकली इन दोनों में इसको स्प्लिट कर दिया, ठीक है। क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ आ गया? कोई क्वेश्चन तो नहीं है? अच्छा जी, वो कह रहा था कि अगर आपके किसी एक्सपेंडिचर का ताल्लुक जो है मोर देन 1 हेड से है तब भी अपोर्शन करें, अगर आपका एनटीआर वाली इनकम से या सेपरेट ब्लॉक एफटीआर वाली इनकम से भी ताल्लुक है तब भी स्प्लिट करेंगे आप, और उसके अलावा अगर टैक्सेबल इनकम से ताल्लुक है और कोई सम अदर पर्पज़ है तब भी आप उसे स्प्लिट करेंगे, ठीक है। ये इस तरह भी हो सकता है ना, फॉर एग्जांपल आपकी कोई बिल्डिंग है, ठीक है, आपने वो जो है वो आधी आपने रेंट पे दी हुई है, कोई कमर्शियल बिल्डिंग है, आधी रेंट पे दी हुई, आधी अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अब वो बिल्डिंग ओवरऑल देखा जाए तो उससे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी है और इनकम फ्रॉम बिजनेस भी कनेक्टेड है, तो आप तब भी उसे अपोर्शन करेंगे, उसके जो एक्सपेंसेस आएंगे, ठीक है। तो अपोर्शन करेंगे ऑन रीजनेबल बेसिस बाय कंसिडरिंग रिलेटिव नेचर एंड साइज ऑफ द एक्टिविटीज़। तो उसके बाद आप उसे, अच्छा रूल क्या कहता है जी? रूल कहते हैं एनी एक्सपेंडिचर डिडक्शन, ये शॉर्ट एब्रीविएशन है, एनी एक्सपेंडिचर डिडक्शन और अलाउंस इनकर्ड फॉर अ पर्टिकुलर क्लास एलोकेटेड टू दैट क्लास। वो कह रहा है अगर कोई ख़ास एक्सपेंस आपने किसी एक क्लास ऑफ इनकम के लिए किया है, फॉर एग्जांपल इनकम फ्रॉम बिजनेस के लिए, तो आप उसी को चार्ज कर दें, फिर तो एलोकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है ना। आप घर से निकले इस्लामाबाद वाले प्रोजेक्ट के लिए, जितना वापस घर आए जितना खर्चा हुआ आपने इस्लामाबाद वाले प्रोजेक्ट को चार्ज कर दिया, अब तो अपोर्शनमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही है कि नहीं?
तो दो तरह के होंगे। हाँ, आगे वो कह रहा है कॉमन एक्सपेंडिचर। कॉमन कौन से होते हैं? जो आपके ऊपर जैसे मोर देन वन हेड ऑफ इनकम से जिसका ताल्लुक होता है, जिसका सेपरेट ब्लॉक और NTR या FTR इस तरह कंबाइंड इनकम से, जिसका मल्टीपल इनकम से ताल्लुक होता है, या टैक्सेबल इनकम और सम अदर पर्पस, ये कॉमन हो जाते हैं। यानी वो एक्सपेंडिचर जो मोर देन वन इनकम या पर्पस के लिए आपके यूटिलाइज हो रहे हो। तो उसमें कह रहा है फिर आपने ये फार्मूला लगाना है, जितना भी एक्सपेंडिचर होगा उसे मल्टीप्लाई करेंगे ग्रॉस रिसीट्स फॉर द क्लास डिवाइड बाय ग्रॉस रिसीट्स ऑफ ऑल द क्लासेस रेशो में। ठीक है, इसकी हम एग्जांपल भी एक देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह हमने कहा कि मेरी बेसिकली ना इनकम फ्रॉम बिजनेस है और मेरी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी है। ठीक है, अब मैं अज्यूम करता हूं कि मेरी इनकम फ्रॉम बिजनेस जो है वो 15 लाख है और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी मेरी 10 लाख है। ठीक है, और इन दोनों को मैनेज करने के लिए कॉमन एक्सपेंस आ गए ना। एक मैंने एम्प्लॉय रखा है, वो इन दोनों मेरे प्रोजेक्ट्स को मैनेज कर रहा है। ठीक है, उसकी तनख्वाह है टोटल 5 लाख रुपए पूरे साल की। अब मैं कैसे एलोकेट करूंगा अकॉर्डिंग टू फार्मूला? वो कह रहा है जो बिजनेस को एलोकेट करेंगे ना, तो 15 लाख आपने ऊपर रखना है, इसको डिवाइड करेंगे 25 लाख से और रिसीट से जिससे उसका एक्सपेंडिचर का ताल्लुक है, मल्टीप्लाई कर देंगे 5 लाख से। ये आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस को एलोकेशन हो जाएगी। और अगर आप इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को एलोकेट करना चाहें तो उसकी रिसीट कितनी है? 10 लाख, उसे डिवाइड करेंगे 25 लाख से और मल्टीप्लाई कर देंगे 5 लाख से, तो ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो जो कॉमन एक्सपेंस होगा जिसका मल्टीपल इनकम से ताल्लुक होगा उसको आपने इस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ देयर ग्रॉस रिसीट्स आपने जो है एलोकेट कर देना। ठीक है, आगे कह रहे हैं जी ग्रॉस रिसीट्स मींस रिसीट्स नेट ऑफ सेल्स टैक्स एंड फेडरल एक्साइज ड्यूटी। तो आपको याद होगा हमने मिनिमम टैक्स में टर्नओवर भी पढ़ा था, तो हमने कहा था सेल्स टैक्स और FET उसमें शामिल नहीं करनी। आगे कह रहे हैं इफ नेट गेन्स आर कंसिडर्ड एज टर्नओवर इन अकाउंट्स देन ग्रॉस प्रॉफिट्स विल बी कंपेयर्ड। अगर नेट गेन्स आप कंसीडर करते हैं अकाउंट्स में टर्नओवर के तौर पे, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ बिजनेसेस जिसमें नेट आपके बेसिकली नेट गेन्स को कंसीडर किया जाता है, उसमें वो कह रहा है कि बेसिकली आप ग्रॉस प्रॉफिट्स को भी कंपेयर कर सकते हैं। उसके बाद कह रहे हैं वाइल एलोकेटिंग द नेचर एंड सोर्स ऑफ ईच क्लास ऑफ इनकम मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट। आगे कह रहे हैं द बेसिस डिटरमिन्ड फॉर एलोकेशन शुड बी सर्टिफाइड बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। दिस सर्टिफिकेट शैल बी एक्सेप्टेड बाय कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू अनलेस देयर इज सिग्निफिकेंट वेरिएशन फ्रॉम एलोकेशन अंडर द रूल्स। अच्छा, उसने जनरल फार्मूला आपको क्या दिया? उसने कहा जो रिसीट्स की बेसिस पे आप जो कर रहे हैं ना एलोकेशन, वो जर्नली है आपका फार्मूला। वो कह रहे हैं अगर आप किसी और बेसिस पे एलोकेट करना चाहें जो आपको नेचर एंड साइज ऑफ द एक्टिविटीज़, फॉर एग्जांपल वो ट्रैवलिंग वाला था, आपने कहा रिसीट्स वाला मुझे अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा, मैं ऐसा करता हूँ ट्रैवलिंग को ना किलोमीटर के हिसाब से कर देता हूँ, वो ज़्यादा रीज़नेबल बेसिस है। हाँ, तो वो कह रहे हैं लेकिन उसके अंदर फिर जब आप अपनी ये वर्किंग अपनी बेसिस चेंज करेंगे फिर आपको एक सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा और उसकी वेरिएशन जो है ना वो आपकी कंफर्म एक्सेप्ट कर लेगा कमिश्नर अगर उसके अंदर 10% प्लस माइनस की वेरिएशन के अंदर वेरिएशन होगी। अगर इससे ज़्यादा होगी तो उस पर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। आगे कह रहे हैं क्लास ऑफ इनकम से क्या मुराद है? तो क्लास ऑफ इनकम मीन्स पाकिस्तान सोर्स हेड ऑफ इनकम प्लस फॉरेन सोर्स हेड ऑफ इनकम, एग्जाम्प्ट इनकम और FTR। बेसिकली आपकी 12 क्लासेस बनती हैं क्योंकि हेड्स ऑफ इनकम हमने कितने पढ़े हैं? 5। तो कह रहे हैं फॉरेन जो है वो एक, यहाँ पे समझ लें क्लास समझी जाएगी, जैसे फॉरेन सैलरी एक क्लास ऑफ इनकम, पाकिस्तान सोर्स सैलरी एक क्लास ऑफ इनकम। तो इस तरह अगर 5 और 5 10, एग्जाम्प्ट इनकम 11 और FTR 12, तो 12 क्लासेस ऑफ इनकम आपकी टोटल बनती हैं। ठीक है, जिनमें आपने अपोर्शन करना है। और कॉमन एक्सपेंडिचर क्या है? जो क्लियरली एलोकेबल टू एनी क्लास नहीं है। जैसे जो तो आप कह रहे हैं ना बिजनेस में क्लियरली एलोकेट हो रहा है, वो तो कॉमन नहीं है, वो तो स्पेसिफिक एक्सपेंस है, उसको तो अपोर्शन भी नहीं करना, वो तो बिजनेस को चार्ज कर देना आपने। ठीक है, हाँ, जो आपके कॉमन एक्सपेंस है, यानी आपने एक एम्प्लॉई रखा था
वो ये भी देख रहा है, ये भी काम देख रहा है आपका, दोनों देख रहे हैं, दोनों को लुक आफ्टर कर रहा है। अब आप स्पेसिफिकली इसको चार्ज नहीं कर सकते, इसको भी नहीं कर सकते, उसको अपोर्शन करेंगे, वो कॉमन एक्सपेंडिचर है। 15 कहते हैं आप? क्या चीज़? 15 कहते हैं 15 क्या? sources। 15 नहीं है, 14, सॉरी 12। अच्छा जी, उसके बाद आ जाए फेयर मार्केट वैल्यू के ऊपर। फेयर मार्केट वैल्यू क्या है? फेयर मार्केट क्या होती है? इज द प्राइस। ये आपने अकाउंटिंग में भी पढ़ा है, वो आर्म लैंड ट्रांजैक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ा है अकाउंटिंग में कि नहीं पढ़ा? अभी नहीं पढ़ा। अच्छा, फेयर मार्केट वैल्यू क्या होती है? फेयर मार्केट वैल्यू होती है ये मार्कर मार्केट में बिक रहा है, मैं भी लेने जा रहा हूँ तो मुझे भी 100 का मिल रहा है, आप भी लेने जा रहे हैं आपको भी 100 का मिल रहा है, कोई भी लेने जा रहा है उसको 100 रुपये का मिल रहा है, तो ये इस मार्कर की फेयर मार्केट वैल्यू है। ठीक है, वो कह रहा है इज द प्राइस दैट वुड ऑर्डिनरली फेच ऑन सेल और सप्लाई इन द ओपन मार्केट एट दैट टाइम। किसी एक वक्त में जितने की मिल रही है उसको बेसिकली वो आप उसकी फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे। Determined without regard to any restriction on transfer or to the fact that it is not otherwise convertible to cash। अच्छा, जो फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे आप, उसमें आपने ये नहीं सोचना कि इस चीज़ के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन है या अभी मैं ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। ये आप आगे जाके सैलरी में पढ़ेंगे कि जब एम्प्लॉयज़ को शेयर्स दिए जाते हैं ना, तो उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है अगले चैप्टर में कि आप इन शेयर्स को 2 साल तक ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो वो कह रहे हैं हाँ, आपने किसी भी चीज़ के ऊपर अगर लेट सपोज रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है, तो आपने जब अगर लॉ कह रहे हैं ना उसकी फेयर मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करें, या इस केस में फेयर मार्केट वैल्यू उसकी जो है वो ली जाएगी, तो उस केस के अंदर आपने इस चीज़ को डिसरिगार्ड कर देना है कि अभी तो ये चीज़ ट्रांसफ़र ही नहीं हो सकती या इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन है। आपने ऐसी लेना है जैसे इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नहीं, टैक्स लगना एक अलग चीज़ है। वो कह रहे हैं फेयर मार्केट वैल्यू कितनी लेंगे आप। अगर लॉ कह रहे हैं ना आपने इस स्टेज के ऊपर आपने उस शेयर की फेयर मार्केट वैल्यू लेनी है, तो आपने ये नहीं सोचना इसके ऊपर तो अभी रिस्ट्रिक्शन है। आपने ये सोचना जैसे ये मार्केट में फ्रीली लिस्टेड कंपनी में लेट सपोज अगर वो लिस्टेड शेयर है, तो आपने ये देखना है कि अभी आज इसका स्टॉक मार्केट में कितनी प्राइस है, वो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है। आपने ये नहीं सोचना कि इसके ऊपर तो अभी रिस्ट्रिक्शन है, एम्प्लॉय तो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। ठीक है, अगर उसने लॉ ने कह दिया इस डेट की फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, तो आपने बताना है इस डेट की फेयर मार्केट वैल्यू जो उसकी लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जो प्राइस आ रही है वो इसकी मार्केट प्राइस है। ठीक है, वेयर प्राइस इज नॉट ऑर्डिनरली असर्टेनेबल अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी डिटरमिन्ड बाय द कमिश्नर। अगर किसी भी चीज़ की आपसे फेयर मार्केट वैल्यू डिटरमिन नहीं हो पा रही, तो उसकी डिटरमिन कौन करेगा? कमिश्नर, इमूवेबल प्रॉपर्टी को छोड़ के। द बोर्ड में डिटरमिन द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अच्छा, इमूवेबल प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू कौन डिटरमिन करेगा? बोर्ड। ठीक है, वेयर द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी नॉट डिटरमिन्ड बाय द बोर्ड, फेयर मार्केट वैल्यू शैल बी डीम्ड टू बी द वैल्यू फिक्स्ड बाय डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू और प्रोविंशियल और एनी अदर अथॉरिटी ऑथराइज्ड फॉर द पर्पज ऑफ स्टैम्प ड्यूटी। ठीक है, वो जो डीसी वगैरह नहीं होते जो इलाके के, वो वैसे तो जनरली आप देखें तो एफबीआर ने ना हर इलाके की इमूवेबल प्रॉपर्टी के रेट्स डिटरमिन किए हुए हैं, लेकिन वो कह रहे हैं अगर कोई प्रॉपर्टी मिस हो जाती है तो फिर वहाँ का जो डीसी रेट होगा ना, वो रेट कंसिडर किया जाएगा उसकी फेयर मार्केट वैल्यू। इफ़ फेयर मार्केट वैल्यू इज़ डिफरेंट फ्रॉम द ऑक्शन प्राइस, वो कह रहे हैं अगर उसकी जो है वो फेयर मार्केट वैल्यू 100 रुपये थी और ऑक्शन प्राइस डिफरेंट थी, वो 120 थी, तो फिर कौन सी लेंगे? इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हायर ऑफ द टू। ठीक है, अगर 100 रुपये उसकी फेयर मार्केट वैल्यू बोर्ड ने डिटरमिन की और आपने 120 की बेच दी, तो 120 लेंगे फिर आप। अगर आपने 80 की बेची फिर 100 लेंगे। ठीक है, ऑक्शन प्राइस ये। अच्छा जी, रिसीट ऑफ इनकम, कब मैं ये समझूंगा कि मुझे इनकम रिसीव हो गई है? नंबर 1, एक्चुअली रिसीव्ड। फॉर एग्जांपल मैं कहीं जॉब करता था, उन्होंने सैलरी मुझे कैश बाय हैंड दे दी, मेरे हाथ में वो सैलरी आ गई, तो वो एक्चुअली रिसीव हो गई। या मेरे बैंक अकाउंट में उन्होंने ट्रांसफ़र कर दी, तो मैं समझूंगा कि वो सैलरी मुझे रिसीव हो गई। दूसरा केस क्या जी? अप्लाइड ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन एट द इंस्ट्रक्शन और अंडर लॉ। ये क्या है? अब अक्सर ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि लोगों ने घर रेंट पे लिए होते हैं जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ भी होते हैं, तो वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को या अपने एम्प्लॉयर को बता देते हैं कि जी मेरा जो लैंडलॉर्ड है ना, उसको आप डायरेक्टली किराया ट्रांसफ़र कर दीजिएगा, मेरे अकाउंट में सैलरी में से डिडक्ट, मेरी सैलरी में से डिडक्ट करें और जितना रेंट बनता है वो उसको डायरेक्ट उसके अकाउंट में भेज दें। ठीक है, तो ऐसा होगा। तो अब मैं ये नहीं कहूँगा कि ये तो मेरे बैंक अकाउंट में सैलरी नहीं आई तो इसका मतलब है मेरी सैलरी ही नहीं है।
ठीक है, तो वो भी मेरी सैलरी है क्योंकि वो मेरे बिहाफ पे अप्लाई की गई है। इसी तरह कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्लब मेंबरशिप फ़ीस ले लेते हैं, ठीक है, जैसे इस्लामाबाद क्लब वगैरह आपका या उस तरह, तो वो एम्प्लॉयर को बता देते हैं कि डायरेक्टली क्लब में जो मेरी सब्सक्रिप्शन है वो आप डायरेक्टली भिजवा दें। तो वो भी जो मेरी इंस्ट्रक्शंस पे उधर पैसे भिजवाए जा रहे हैं तो वो भी क्या होंगे कि वो भी मेरी सैलरी कंसिडर होंगे। वो समझा, जब उनके पास गए तो वो समझा जाएगा कि मुझे सैलरी मिली है क्योंकि मेरे बिहाफ पे वो दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद है जी मेड अवेलेबल। अच्छा, ऐसा हुआ कि मेरा एम्प्लॉयर मुझे कैश में सैलरी देता था या थ्रू चेक देता था। मैं गया हुआ था महीने के एंड पे आउट ऑफ सिटी, मैं आउट ऑफ सिटी गया हुआ था, उसने मुझे फ़ोन कर दिया कि भाई आपका चेक या आपकी कैश सैलरी पड़ी हुई है, जब मर्ज़ी आके ले लें। अब फॉर एग्जांपल वो समझे जून की सैलरी थी, यहीं पे लिख दूं, ये नज़र आ रहा है ना इधर। अच्छा, समझे वो जून की सैलरी थी मेरी, ठीक है। अब उसने मुझे कहा, समझे 25 जून को उसने मुझे कहा कि आप अपनी सैलरी ले लें आके, ये मेरी ड्रॉर में पड़ी है, जब मर्ज़ी आके ले लें, या चेक पड़ा हुआ ले लें। मैं आया, मैंने 5 जुलाई 2022 को रिसीव की, मेरा था नॉर्मल टैक्स ईयर। अब मैं तो कन्फ्यूजन में पड़ गया ना कि इस वाले टैक्स ईयर में ये एक टैक्स ईयर है और ये दूसरा टैक्स ईयर है, क्या मैं इसमें इसको टैक्स करूं या इसमें करूं? क्योंकि अगर मैं एक्चुअली रिसीव्ड की बात करूं तो मुझे एक्चुअली रिसीव तो इस डेट पे हुई है, लेकिन अगर मैं मेड अवेलेबल की बात करूं तो मेड अवेलेबल तो इस डेट पे हुई है। तो वो कह रहा है कि आपको जब मेड अवेलेबल हो गई तो समझा जाएगा कि आपको सैलरी मिल गई, रिसीट ऑफ इनकम हो गई आपकी। क्लियर है? सर जो नॉर्मली तो 30 के बाद ही, ठीक है, वो नेक्स्ट मंथ है हमेशा से। ये हम वैसे हर हेड में जब जाएंगे ना तो हम हर हेड को वो भी पढ़ेंगे कि वो बेसिकली एक्रूअल बेसिस पे चल रहे हैं या कैश बेसिस पे चल रहे हैं, ठीक है, उस टाइम हम वो भी पढ़ेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि आपने कब समझने कि वो इनकम आपको रिसीव हुई है, तो आपको इनकम बेसिकली वो कैश बेसिस आपको अभी बता रहा है कि कैश बेसिस पे आपने कब समझना है। तो कैश बेसिस के मुताबिक अगर आप देखें तो वो आपको इस टाइम पे रिसीव हो गई है। नहीं, कैश बेसिस ये मेड अवेलेबल भी तो आपका ये है ना, ठीक है, मेड अवेलेबल भी तो वही है। हाँ, अब मिसाल के तौर पे एक्रूअल तो ये होता है ना कि फॉर एग्जांपल आपने समझे 1 साल पूरे काम किया, उसने आपकी सैलरी मेड अवेलेबल भी नहीं की, तो फिर भी आप एक्रूअल पे रिकॉर्ड कर देंगे इनकम, फिर तो करेंगे ना आप। तो ये तो बेसिकली रिसीट की एक टाइप है ये कि उसने मेड अवेलेबल कर दिया। देखिए, उसने कहा आप भाई ये आपकी अमानत पड़ी है, जब मर्जी आके ले लेना, तो अब तो मेरी अमानत पड़ी है ना, अब मैं नहीं जा रहा तो अब वो, लेकिन एक तरह से मुझे रिसीव तो हो गई ना। वो आपने शायद अभी बिजनेस लॉ पढ़ा है कि पता नहीं पढ़ा, उसमें वो होता है ना टेंडर भी कर दें, किसी को आप कह भी दें कि हाँ ये जो है ना मैं आपको ऑफ़र कर रहा हूँ, तो वो भी कंसिडर होता है कि हाँ जी आपने अपनी तरफ से अपनी एग्जीक्यूशन कर दी है। क्लियर है ये? उसके बाद ये तीनों हो गए आपके। रिकॉप्ड एक्सपेंडिचर का क्या कहते हैं? ऐसा एक्सपेंडिचर जो आपको मिल गया, आपने इनकार किया, आपको वापस मिल गया, तो उसे आप क्या करेंगे? टैक्सेबल कर देंगे इन द ईयर ऑफ रिसीट। जब आपको मिला है तो अब जाहिर बात है जैसे आप बैड डेट से रिकवर्ड करते हैं, ठीक है, वैसे इसको आपने टैक्सेबल कर दिया। करेंसी कन्वर्जन वो कह रहे हैं इन रुपीज़ करेंगे आप। फॉरेन करेंसी कन्वर्टेड एट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रेट ऑन द डेट अमाउंट इज टेकन इनटू अकाउंट अंडर द ऑर्डिनेंस, ठीक है, तो स्टेट बैंक का रेट अप्लाई करेंगे। सेसेशन ऑफ सोर्स ऑफ इनकम में क्या कह रहा है? वेयर द सोर्स ऑफ इनकम हैज सीज्ड, जैसे हमने वो पढ़ा कि आपकी सैलरी जो है वो एम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो गई, एंड द अमाउंट वुड बी चार्जेबल इफ़ द सोर्स वाज नॉट सीज्ड, और अगर वो जो बोनस आपको बाद में मिला था वो आपका अगर सोर्स ऑफ इनकम यानी आपकी एम्प्लॉयमेंट ख़त्म ना हुई होती तो वो बोनस चार्जेबल टू टैक्स होता, तो फिर आप क्या करेंगे? चार्जेबल टू टैक्स एज द सोर्स वाज नॉट सीज, तो आप उस बोनस को ऐसे ही टैक्स करेंगे जैसे वो आपकी एम्प्लॉयमेंट ख़त्म नहीं हुई। क्लियर? अच्छा जी, आगे नेक्स्ट है जी रूल्स टू प्रिवेंट डबल डेरिवेशन और डबल डिडक्शन। देखें उसमें पहले अंडरलाइन हुआ है, अगर रिसीवेबल बेसिस यूज़ कर रहे हैं इनकम के लिए तो रिसीट नहीं यूज़ करेंगे, नॉट चार्ज ऑन रिसीट बेसिस। अगर रिसीट यूज़ कर रहे हैं तो फिर रिसीवेबल नहीं करेंगे। अच्छा, इसी तरह एक्सपेंसेस के लिए पेबल कर रहे हैं तो पेड नहीं करेंगे, पेड कर रहे हैं तो पेबल नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली ना आपके यहाँ पे वो ये बता रहा है कि आपने कोई एक जो है वो मेथड यूज़ करना है, चाहे कैश का या एक्रूअल का,
वैसे मैं आपकी यहाँ पे ना नॉलेज के लिए बता देता हूँ, इसको मैं रब करता हूँ कि हर हेड की ना बेसिस डिफरेंट है। अब जैसे इसकी अगर मैं बात करूँ ना यहाँ पे, तो जो आपका ये हर चैप्टर में हम पढ़ेंगे, जो सैलरी है ना, पहला हेड सैलरी है, दूसरा कौन सा है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, तीसरा इनकम फ्रॉम बिजनेस, फिर कैपिटल गेन्स, उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, ये आपके 5 हेड हैं। अच्छा, जो अगर मैं इनकी आपको अकाउंटिंग बताऊं ना, तो ये आपको कहता है सैलरी वाला, सैलरी इज टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, ये वो टेस्ट भी करता है। रिसीट पे आपकी टेस्ट होगी, अक्रूवल पे नहीं होगी। आपने पूरे साल काम किया, आपको तनख्वाह नहीं मिली, ठीक है, तो आपकी ये सैलरी जो है वो टैक्स नहीं होगी। ठीक है, जब आपको ये मिलेगी तब टैक्स होगी। उसके बाद जो है वो यहाँ पे आपकी टैक्स की क्लास है, आपकी भी टैक्स की क्लास है, तो फिर अभी तो टैक्स की क्लास चल रही है जी। नहीं, टाइम मैं जब जाऊंगा तो फिर दूसरे टीचर आएंगे, तो तब आपकी क्लास स्टार्ट होगी ना। अच्छा, उसके बाद जी अदर सोर्सेज जो है, अदर सोर्सेज के अंदर भी आपके रिसीट बेसिस का प्रिंसिपल है। ठीक है, जब एक्चुअली रिसीव हो जाएगी। उसके बाद इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एक्रूवल के ऊपर है। ठीक है, उसके अलावा इनकम फ्रॉम बिजनेस में वो कहता है रिसीट और एक्रूवल दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन एक को आपने कंसिस्टेंटली अप्लाई करना है, जो भी आप वो करेंगे। कैपिटल गेन में कहता है डिस्पोजल ऑफ कैपिटल एसेट। जिस साल में भी, जिस टैक्स ईयर में भी आप कैपिटल एसेट को डिस्पोज ऑफ करेंगे ना, कैपिटल एसेट, ये हम पढ़ेंगे उस टाइम पे कि है क्या, लेकिन मैं वैसे आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि ये नहीं होगा टैक्स में कि आपके जहन में बैठ जाए कि रिसीट यूज़ कर रहे हैं या एक्रूवल यूज़ कर रहे हैं या मेरी मर्जी है। तो बेसिकली टैक्स में हर हेड के अंदर हम जाके पढ़ेंगे कि उसने बताया हुआ है कि आप कौन सा मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा। उसके बाद जी आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है एसोसिएट्स का। एसोसिएट्स कौन होते हैं? जिन पर्सन्स के दरमियान आपस में कोई एसोसिएशन हो तो आप कहेंगे ये एसोसिएट्स हैं। ठीक है, कोई ताल्लुक हो। अच्छा, एसोसिएट्स का बेसिकली कॉन्सेप्ट पढ़ाया भी क्यों जा रहा है कि एसोसिएट्स का टॉपिक इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि यहाँ पे एक रिस्क होता है कि ट्रांजैक्शन फेयर मार्केट वैल्यू पे नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे एक ये मसला है। दरवाज़ा बंद कर दो यार। अच्छा जी, एसोसिएट्स का क्या देखें, यहाँ पे कह रहे हैं 2 persons shall be associates where the relationship between the two is such that one may reasonably be expected to act in accordance with the intentions of the other, or both persons may reasonably be expected to act in accordance with the intentions of a third person. तो बेसिकली एसोसिएट्स में यही होता है ना कि अगर एक बंदा दूसरे की इंटेंशंस के मुताबिक एक्ट कर रहा है तो जाहिर बात है उनमें कोई रिलेशनशिप है। ठीक है, तो बेसिकली वो यही बात कर रहे हैं। और अगर 2 बंदे किसी एक बंदे की इंटेंशंस के मुताबिक एक्ट कर रहे हैं तो वो आपस में एसोसिएट्स हैं। ये उसने जनरल डेफिनेशन आपको दे दी एसोसिएट्स की। आगे कह रहे हैं 2 persons shall not be associates solely by the reason of the fact that one person is an employee of the other or both are employees of a third person। तो ज़रूरी नहीं है कि एम्प्लॉई एसोसिएट ही हो। ठीक है, एम्प्लॉई ज़रूरी नहीं कि एम्प्लॉयर का एसोसिएट ही हो। अच्छा, अब आगे वो क्या कह रहे हैं जी, पॉइंट नंबर 3 में वो कह रहे हैं ये जो 6 रिलेशंस है ना, A, B, C, D, E और एंड में F, ये बेसिकली समझे जाएंगे कि आपस में ये क्या है, एसोसिएट्स। ठीक है, कौन से? इंडिविजुअल एंड रिलेटिव ऑफ द इंडिविजुअल। 2 रिश्तेदार आपस में समझे जाएंगे कि वो क्या है, एसोसिएट। उसके बाद कह रहे हैं मेंबर ऑफ एन AOP, मेंबर्स ऑफ एन AOP, जो पार्टनर्स हैं किसी भी पार्टनरशिप फर्म के, वो आपने शायद पढ़ा भी हो उसके अंदर कि पार्टनर समझा जाता है कि आपस में एक दूसरे के प्रिंसिपल और एजेंट भी हैं।
वो आपने शायद अभी बिजनेस लॉ जिन्होंने पढ़ा है उनको पता होगा, जिन्होंने अभी नहीं पढ़ा उनको पता चलेगा। लेकिन ये तो समझ आती है ना कि पार्टनर्स एक दूसरे की इंटेंशन के मुताबिक एक्ट कर सकते हैं, तो वो भी आपस में क्या हैं, एसोसिएट्स। उसके बाद सी में कह रहा है अ मेंबर ऑफ एन एओपी एंड द एओपी, यानी पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म where the member either alone or together with an associate or associates under another application of this section controls 50% or more of the rights to income or capital of the association। अगर कोई मेंबर किसी AOP में किसी अपनी फर्म के अंदर 50% या उससे ज़्यादा क्या रखता है, राइट टू इनकम या कैपिटल, तो इसका मतलब है वो फर्म से अपनी बात मनवा सकता है। तो अब जाहिर बात है वो फर्म उसकी इंटेंशंस के मुताबिक एक्ट कर सकती है, तो इसका मतलब है वो भी एसोसिएट बन जाएंगे। नहीं, जो पार्टनर और वो पार्टनरशिप फर्म, अगर देखें ना उसने 50% से ज़्यादा या 50% या उससे ज़्यादा वो कर लिए, तो अब मेजॉरिटी बात तो उसकी मानी जाएगी, ठीक है। तो वो अब अपने तरीके से फर्म को चला सकते हैं, तो बेसिकली अब वो आपस में एसोसिएट हो जाएंगे। आगे कह रहे हैं ट्रस्ट एंड एनी पर्सन हु बेनिफिट्स और मे बेनिफिट अंडर द ट्रस्ट। ट्रस्ट क्या होते हैं ये आपने सुना ही है, वो जो वेलफेयर के इदारे या ऐसे जो भी उनसे फ़ायदा ले रहे हैं वो और ट्रस्ट आपस में क्या होंगे, एसोसिएट। उसके बाद जी पॉइंट नंबर ई, अ शेयर होल्डर इन अ कंपनी एंड द कंपनी, ठीक है। किस केस के अंदर, वही 50% वाला रूल याद रखना है आपने। अच्छा जी, कब होगा, either alone together with an associate or associates under another application of this section controls either directly or through one or more interposed persons 50% or more of the voting power in the company, 50% or more of the rights to dividend या 50% or more rights to capital। अगर किसी शेयर होल्डर के पास किसी कंपनी की इतनी पावर आ जाती है कि 50% या उससे ज़्यादा ये तीनों पावर्स आ जाती हैं उसके पास, तो अब जाहिर बात है वो कंपनी से अपनी बात मनवा सकते हैं, उसके पास पावर है वो वाली, तो कंपनी अब उसके इंटेंशंस के मुताबिक एक्ट कर सकती है, तो अब वो और कंपनी क्या हो जाएंगे आपस में एसोसिएट। एंड में कह रहे हैं टू कंपनीज, दो कंपनियां, वेयर अ पर्सन आइदर alone or together with an associate or associates under another application of this section controls either directly or through one or more interposed persons 50 or more% of the voting power in both companies। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदा है, ये कंपनी A है, ये कंपनी B है, अगर एक पर्सन मिस्टर इंडिविजुअल जो है वो समझे कि उसने इन दोनों के अंदर 50 और मोर रखी हुई हैं, तो ये दोनों कंपनियां भी आपस में ये तो एसोसिएट बनेंगी ही बनेंगी, क्योंकि इसने इसके ऊपर 50 जो ई पॉइंट था वो यही था ना कि 50% और मोर इसका कर लिया, तो ये इसकी एसोसिएट हो गई, ये आपस में एसोसिएट हो गए, इनका भी यही ताल्लुक है। लेकिन ये दोनों, क्योंकि इसने इन दोनों के अंदर 50 और मोर % हो, अब ये इसको भी डायरेक्शन दे सकता है, इसको भी दे सकता है, अब इसके मुताबिक ये भी एक्ट कर सकती है वो भी, अब ये तीनों आपस में एसोसिएट हो गए 50 और मोर %। अगर वो कह रहा है कि इन दोनों कंपनियों के अंदर या तो वो वोटिंग पावर की पावर रखता है या राइट टू डिविडेंड या राइट टू कैपिटल, तो अगर दोनों में है तो ये अब तीनों आपस में एसोसिएट हो जाएंगे, दोनों कंपनियां भी और ये भी पॉइंट नंबर ई के अंदर। एंड में अब फिर इसकी एक्सेप्शन दे रहा है, 2% शैल नॉट बी एसोसिएट्स अंडर क्लॉज ए और बी। ए और बी कौन से ऊपर पढ़े हमने, इंडिविजुअल और पार्टनर विद फर्म, ठीक है, वो नहीं होंगे वेयर कमिश्नर इज सेटिस्फाइड दैट नाइदर पर्सन मे रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द इंटेंशंस ऑफ द अदर। अब दो रिलेटिव हैं, वैसे कह रहे हैं कि जी दो भाई आपस में एसोसिएट हैं क्योंकि वो एक दूसरे की इंटेंशन के मुताबिक एक्ट कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है आपने खुद देखा होगा दो भाइयों में इतने भी लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है कि वो एक दूसरे की बात सुनने के भी लिए गवारा भी नहीं है, तो वो तो नहीं करेंगे। तो वो कह रहे हैं कि अगर उनके वो एक दूसरे के इंटेंशंस के मुताबिक एक्ट नहीं करते तो कमिश्नर अगर सेटिस्फाई हो जाता है तो उनको एसोसिएट नहीं बनाया जाएगा। इसी तरह दो पार्टनर्स में भी ऐसे हो सकता है। नीचे देखें सारे रोल कौन से हैं, एक आपका आर्टिफिशियल पर्सन है और एक नेचुरल पर्सन है। ऊपर वाले केसेस में दोनों नेचुरल पर्सन है, इसलिए उन्होंने कहा कि नेचुरल पर्सन्स के दरमियान आपस में कोई ऐसा भी हो सकता है कि वो एक दूसरे की इंटेंशन के मुताबिक एक्ट ना करें, ठीक है, तो ये वो वाला केस है। एंड में कह रहे हैं जी रिलेटिव का क्या मतलब है, ऊपर आपने पॉइंट नंबर ए में रिलेटिव पढ़ा, उसकी डेफिनेशन दे रहे, कह रहे हैं इन दिस सेक्शन रिलेटिव इन रिलेशन टू इंडिविजुअल मींस एन एंसेस्टर डिसेंडेंट ऑफ एनी ऑफ द ग्रैंड पेरेंट्स और एन अडॉप्टेड चाइल्ड ऑफ द इंडिविजुअल और ऑफ द स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल और अ स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल और एनी पर्सन स्पेसिफाइड इन ए।
बेसिकली बिल्कुल क्लोज रिलेटिव्स की बात कर रहा है, ये नहीं कह रहा कि वो कज़न का कज़न, वो वाली बात नहीं कर रहा, ठीक है, बिल्कुल क्लोज कह रहे हैं। एंसेस्टर आपके बावजदाद जो हैं वो आपके डायरेक्ट वो, और आपके डिसेंडेंट किसके, ग्रैंड पेरेंट्स के जो डायरेक्ट आ रहे हैं, दादा दादी नाना नानी, उनके जो डिसेंडेंट्स हैं वो डायरेक्ट, ठीक है, या आपका अडॉप्टेड चाइल्ड आपका, या आपकी स्पाउस का, ठीक है, वो हो सकता है, या स्पाउस के ये जो रिलेशन ऊपर बताए ना एंसेस्टर और डिसेंडेंट वाले, ये भी रिलेटिव में आ सकते हैं, दूर दराज वाले रिलेटिव्स नहीं होंगे, ठीक है जी, दैट्स इट। पॉइंट बी जो मेंबर्स वाला है, रिलेटिव की डेफिनेशन में हाँ वो कह रहे हैं, देखें एम्प्लॉय नॉर्मली तो ये होता है ना, अपने एम्प्लॉयर के इंटेंशंस के मुताबिक एक्ट कर रहा होता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। देखें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को अलग कैपेसिटी में देखें, ऑफिशियल कैपेसिटी में नहीं देखें। तो नॉर्मली तो ये होता है एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को फॉलो कर रहा होता है, वो आपस में एसोसिएट होते हैं, लेकिन अक्सर एम्प्लॉय कहता है कि नहीं यार मेरी ऑफिशियल कैपेसिटी अलग है, मेरी पर्सनल कैपेसिटी अलग है। वो पर्सनल रिलेशनशिप में एक दूसरे के इंटेंशंस के मुताबिक अगर एक्ट नहीं कर रहे तो वो एसोसिएट नहीं होंगे, ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक है जी, ऑफ कर।